देखना दोस्तों, मैट्रिक्स जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, आव्यूह। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मैट्रिक्स ना मैट्रिसेस लिखा मिलेगा। क्या? मैट्रिसेस, जो कि मैट्रिक्स का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म होता है। ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। सबसे पहले हम समझ लेंगे सभी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, क्या है एक अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। अब इसके बाद क्या हो गया, देखो अलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिसेस, इसे प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। अब इसके बाद समझेंगे हम कि आव्यूह जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिफिनीसन, चाहे आप हिंदी में समझें चाहे आप अंग्रेजी में समझें, दोनों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आव्यूह क्या होता है देखना। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे और टेबल ऑफ नंबर। अभी सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। और टेबल ऑफ नंबर, फंक्शन, सिंबल, और सिंबल लिख लें या सिंबल, और फिर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। पहले समझना, एक शब्द यहाँ पर आया है रेक्टेंगुलर एरे, ये एक एरे आया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जो किसी भी मतलब संख्याओं का या फलनों का या सिंबल चिन्हों का हो सकता है, जिन्हें हम रो और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं कि आव्यूह एक, इस तरह से लिखते हैं, आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है जिसे हम पंक्ति या स्तंभ में पंक्तियों अथवा स्तंभों में, ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। ये लिखना सही रहेगा, व्यवस्थित कर सकते हैं या करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो हिंदी में क्या हुआ कि एक आव्यूह क्या होता है, संख्याओं का, फलनों का, या आप और बढ़ा सकते हैं चिन्हों का एक आयताकार या क्रम विन्यास होता है, जिसे आयताकार, ठीक है, क्रम विन्यास होता है, जिसे हम रो जैसे पंक्ति या स्तंभ में व्यक्त करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे समझना, एक एरे आया है। ठीक है, एरे का मतलब समझना, जैसे आपके पास कोई नंबर है इस तरह से, सपोज 4 7 9 8 7 6 7 9 8, इस तरह। तो जो अभी आप देखेंगे जो ऐसे, जो ये इस तरह से लग जाता है सिंबल, ठीक है, यही होता एरे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास जिसे कहते हैं। तो देखो ये हो गया आपका, जैसे आव्यूह 4 7 3, जैसे आप देखो ये संख्याएं हो गई। मैंने आपको कहा था फलनों का भी हो सकता है, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 9, एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 6, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, या आप यहाँ पर यक्स लिख लें, कोई भी चीज़। ठीक है, फलनों का हो गया। अगर सिंबल्स की बात करें, चिन्हों का, तो जैसे अगर यहाँ पर हो जाएगा क्या, मान लो अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर बीटा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा गामा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं आव्यूह में। ठीक है, देखो अब होता क्या है कि आव्यूह को हम, ठीक है, क्या कि आव्यूह, नोट पॉइंट में लिख लेना, आव्यूह को हम अंग्रेज़ी वर्णमाला के, सभी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ इसीलिए आप पहले इसको नोट डाउन करें। ठीक है मेरे भाई, अंग्रेज़ी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में लिख लेना कि वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश
अल्फ़ाबेट। ठीक है मेरे भाई, क्या मैंने कहा कि हम एक आव्यूह को अंग्रेज़ी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने इसको दिखा दिया ए, ठीक है, ये भी एक अंग्रेज़ी वर्णमाला का ही शब्द है। जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने दिखा दिया बी से, इस मैट्रिक्स को हमने दिखा दिया सी से। इंग्लिश में भी मैंने वही चीज़ें लिखा है कि वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मैं कैपिटल लेटर से इसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी ये चीज़ें हो गई। अब देखो बात यहाँ पर ये आता है रो और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, क्या रो हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति, कॉलम जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होते हैं, देखो ये मैट्रिक्स मैंने बताया, इसी में आप समझ लें। जो आपके ना हॉरिजेंटल होंगे, देखो ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल टर्म लिखे गए हैं, क्या हॉरिजेंटल, हिंदी में क्या कहते हैं क्षैतिज, जो क्षैतिज में हैं इन्हें हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। ठीक है, क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो आपकी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में है, जैसे ये जो आपकी वर्टिकल हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज से क्या कहेंगे हिंदी में, और हाँ इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर में होंगे इस टाइप से, देखो इस टाइप से इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आप समझ पाए। जैसे ये देखो ये टर्म क्या है, क्षैतिज में है, तो इसे क्या कहते हैं, रो 1। ठीक है, रो कहेंगे, R1 रो 1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो 2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो 3 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखो ये वर्टिकल में है, ऊर्ध्वाधर में, इसे कहेंगे कॉलम 1, इसे कहेंगे कॉलम 2, इसे कहेंगे कॉलम 3। इतनी चीज़ें आप समझ पाए। चलो ये बताना, ये क्या कहेगा, ये आपका रो 1 कहलाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रो 2 कहलाएंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉलम 1, इसे क्या कहेंगे, कॉलम 2। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। इसी प्रकार से ये भी मेरे भाई जो आपका सी मैट्रिक्स है, इसे भी क्या कहेंगे, रो 1 कहेंगे, रो 2 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कॉलम 1 कहेंगे, इसे कॉलम 2 कहेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप समझ पाए होंगे अभी तक। अब इसमें बात ये आता है, तो रो और कॉलम आप समझ पाएंगे, इतनी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हिंदी में कहेंगे आव्यूह की कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, देखो ये मैट्रिक्स मान लो, यही मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो यही मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो 4 है, 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 7 9 8। होता क्या है कि आव्यूह की जो कोटि है ना, वो देखो जितने रो होंगे, रो, ठीक है, जैसे इसमें क्या है, R1 रो 1 है, 2 ये 3, ठीक है, R3 ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो इसको जितने रो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज़, जैसे यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो यहीं पर लिखा जाता है नीचे, मैट्रिक्स जो है उसी के नीचे लिखा जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर तो मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इनको मैं मिटा दिया। देखो कितने हैं, देखो रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 क्रॉस 3 इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है नीचे मैट्रिक्स के। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि बताओ, तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। इसमें भी वही होगा कि 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। जिसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, आव्यूह की कोटि होती क्या है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। इसमें भी वही होगा कि 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। जिसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, आव्यूह की कोटि होती क्या है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या
पंक्तियों की संख्या और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। इस तरह से आपका होगा। ठीक है, अब ये मत लिख देना 3 3 या 9, 3 3 के 9, ये नहीं, ये दूसरी चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 मतलब 3 3 या 3 3 9 इस तरह से नहीं लिखना, ये दूसरी चीज़ हो जाती है। तो देखो आपको क्या पता चला, आव्यूह हो गया कि आव्यूह की डिफिनीशन क्या होगी, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, रो क्या होता है उसको आपने समझा, कॉलम क्या होता है उसको आपने समझा, इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि क्या होती है उसको आपने समझा। चाहे कोई भी आव्यूह मिल जाए, आप रो गिन लेना फिर कॉलम गिन लेना, उल्टा मत करना। पहले रो, देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यहाँ पर लिख देना। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगी। देखो इसी में एक चीज़ आता है ना कि एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, समझना, यहीं पर मैं लिख देता हूँ ताकि इसी में समझ में आ जाए। ठीक, क्या होता है, एक टर्म आता है आपका एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। देखो आव्यूह के अवयव होते क्या है, सोचने वाली बात। ठीक है, देखना जो आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा, समझना, देखना क्या मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या 3 क्रॉस 3 इस तरह से लिखा मिलेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट ले जाए 3 3 9, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9, गिनो 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट हो गए। इस प्रकार से यहाँ भी देखना कि मैं अगर आपसे कहूँ कितने एलिमेंट हैं अवयव, तो गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, उन्हीं का मल्टीप्लाई, उन्हीं का प्रोडक्ट ले लो। देखो 1 2 3 4 है, गिनने की जरूरत नहीं है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 2 2 जा 4, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार से मैं एक मैट्रिक्स और लिखता हूँ, मान लो डी मैट्रिक्स है इस तरह से कि 7 6 9 7 5 4, इस तरह से। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इनका प्रोडक्ट ले लेना, 3 2 जा 6, एलिमेंट कितने हैं, 6, देखो 3 3 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने समझा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें थी जिसको मैंने आपको बताया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप इसे समझे होंगे, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, बात क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। देखो जैसे हम मानेंगे कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए आपका मैट्रिक्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, आव्यूह को कैसे लिखते हैं, उसके बारे में देखना। लिखते क्या हैं, A11। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे, A12, इसे कैसे A13, ये आगे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ना इस आव्यूह में केवल और केवल 3 क्रॉस 3 मतलब एक वर्ग आव्यूह, बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो जिसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोड 3 क्रॉस 3 तक होती है, वहीं तक हमको पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, A1n तक जाएगा। अगर मैं यहीं बात करूँ A22 A23 21, पहले 21 होगा ना, दूसरा रो पहला कॉलम इसे कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 2 हो जाएगा, A23 होगा, कहाँ तक हो जाएगा, A2n तक। यहाँ पर मैं बात करूँ A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, कहाँ तक जाएगा, A3n तक। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, AM1 तक, और ये कहाँ तक जाएगा आपका AMn तक। ठीक है मेरे भाई, और मान लेते हैं इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, A11 ये चीज़ें लिखी क्या गई हैं, मतलब A11 का मतलब होता है कि पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, एक मैट्रिक्स में आपको लिख के समझाता हूँ सीधे।
जैसे मान लेते हैं एक आपके पास मैट्रिक्स है 6 4 9 7 6 5 7 7 6, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं यह मैट्रिक्स बी है आपका। A11 का मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम। देखो ये पहला रो है आपका, ये रो पहला है, पहला कॉलम भी है ये। इन दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहीं पर तो इन दोनों कट कर रहे थे, देखो यहाँ पर कट कर रहे थे, तो ये हो गया A11। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि A13 बताओ, A13 का मतलब होता है पहला रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहला रो तो यही होगा, पहला रो यही होगा, 1 2 3, तीसरा कॉलम भी यही होगा। देखो ये दोनों कट कहाँ पर कर रहे हैं, दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A13 यहाँ पर। मैं आपसे कहूँ A23 बताओ, 23 का मतलब कि दूसरा रो, ठीक है, पंक्ति नंबर 2 और तीसरा कॉलम पंक्ति नंबर 3, देखो कट कहाँ पर कर रहे हैं ये दोनों, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A23 क्या होगा, ये हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ A31 की वैल्यू बताओ, ठीक है, A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम। तो देखो मेरे भाई तीसरा रो आपका यही होगा, पहला कॉलम आपका ये होगा, दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे A31 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया है। अब देखना A11, ठीक है, इस तरह से M क्रॉस N इस तरह से लिखा गया है। देखो ये क्या, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, रो होता है, ये बात आपको मैंने बताई थी। ये क्या होता है, कॉलम होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये जो M होता है ये क्या दर्शाता है, रोज़ को। ये N क्या दर्शाता है, कॉलम्स को, सॉरी कॉलम्स को, ठीक है, कॉलम्स को। अब देखना कि किसी भी आप व्यू को हम एक व्यापक रूप में एक स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास है, इसको कैसे करते हैं, A I J से दर्शाते हैं और M क्रॉस N ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो I क्या होता है, I होता क्या है, इसको देखो, I क्या होता है, आईवां पंक्ति, आइथ रो इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं J की बात करूं तो J क्या होता है, जेवां कॉलम, मतलब स्तंभ, मतलब जेथ कॉलम, ठीक है। M क्या होता है, M आपको होता है टोटल नंबर, इसको आप ऐसे लिख लें, एक ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ रोज, हिंदी में क्या कहेंगे कि पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों की संख्या। और N क्या होता है आपका, N आपका होता है, इस तरह से लिख लें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कि स्तंभों की कुल संख्या। ये बात आप समझ पाए। देखो ये जो लिखा गया ना AIJ, I का मतलब होता है आईवां रो और J का मतलब होता है जेवां कॉलम। एक क्वेश्चन में देखूंगा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि I क्या होता है आईवां रो, J क्या होता है जेवां कॉलम, M क्या होता है ये क्या होता है रोज़, N क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये चीज़ें आप समझ पाए, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पहले क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, ठीक है, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिए गए हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो क्या करना है आपको, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अगर आपको इस टाइप क्वेश्चंस मिले, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि ऑर्डर आप निकालना एकदम अच्छे से सीख जाएं, ठीक है। क्या कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो देखो क्या है, 8 एलिमेंट हैं, क्या है 8 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में, हमको नहीं पता है कि वो एलिमेंट क्या है, कैसे हैं, कुछ नहीं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। क्या करना है उसको, इसमें आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया रहे संख्या, उसका आप गुणनखंड करें कि उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे में 8 लिख सकते हैं, 1 × 8, तो 8 1 जा 8, 8 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, 8 × में क्या लिख सकते हैं, 1, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 8 1 कम 8, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, ये लिख सकते हैं।
इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2। तो अब बताओ इसके आगे कोई फैक्टर आपका हो सकता है, ठीक है, कोई गुणनखंड आपका हो सकता है। 1 8 जा 8, 8 ही आएगा, 8 1 जा 8, 8 ही आएगा, 4 2 जा 8, 8 ही आएगा, 2 4 जा 8, 1 ही आएगा, ठीक है, 8 ही आएगा। इसके बाद और कोई फैक्टर आपके बन नहीं सकते। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे इसके, इस तरह से ब्रैकेट में 1 8 लिखना, ठीक है, 8 1 लिखना, 2 4 लिखना, 4 2 लिखना, ठीक है। ये चीज़ें समझ पा गए। देखो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करके बता दूं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक रो हो सकता है, 8 कॉलम हो सकते हैं। किसी 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स में हम एक रो भी बना सकते हैं, 8 कॉलम बना सकते हैं, 8 रो बना सकते हैं, 1 कॉलम बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं, 4 कॉलम बना सकते हैं, 4 रो बना सकते हैं और 2 कॉलम बना सकते हैं। जैसे देखो मैं एक आपको बताता हूँ कि रो आपका 1 हो लेकिन 8 कॉलम हो, समझ पा रहे हो। जैसे देखो 2 7 6 9 8 5 6 4 3, ठीक है, 8 हो गए। देखो रो कितने हैं, देखो रो आपका एक ही है, रो 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8, ठीक है। तो एक रो 8 कॉलम। इसी प्रकार से आप इसको पलट जब देंगे, सीधा कर देंगे, तो रो कितने हो जाएंगे, रो 8 हो जाएंगे, लेकिन कॉलम कितने होगा, एक ही रहेगा। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है, इसी प्रकार से ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के चाहे जो क्वेश्चन है, मान लो अगर यहाँ पर दे दिया 9, ठीक है, कि 9 9वें वाले बताओ, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे बताओ। 1 गुणे 9 हो जाएगा, या 9 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और कोई बताओ, और कोई होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 पलटोगे फिर वही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें और कोई नहीं हो सकते, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, यही 3 होंगे। तो इस तरह से अगर जितने क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इज इक्वल टू 1/2 i-3j द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। क्या करना है कि आपको एक ऐसे ऑर्डर 3x2 ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव ये दिए गए हैं, लेकिन अवयव ऐसे दिए गए हैं। तो अब ऐसे अवयव का मतलब क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे ये अवयव क्या है, लेकिन यहीं से हमको सारे अवयव मिलेंगे 3x2। तो देखो अगर आपसे कहे 3x2 की एक अवयव की रचना करो, तो हमें एलिमेंट तो भी नहीं पता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है कि अगर मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो जिसके क्या हो कि रो कितने हो, 3 हो, और कॉलम कितने हो, 2 हो, ठीक है। रो कितने हो, 3 हो, कॉलम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें देखो क्या हो गए, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से बनाना। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3x3 का कोई बनाओ, एक अगर आपसे कह दिया जाए कि 3x3 की अवयव की रचना करो, तो क्या करोगे आप, इसी में बढ़ा देना। कैसे होगा, A13 हो जाएगा, A23 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। इसमें कितने, 3 रो 3 कॉलम हो गए। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे यही कहा है कि एक 3x2 की अवयव की रचना करो। 3x2 अवयव की रचना हो गई, ठीक है, ये बन गया 3x2। अब आपको केवल एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ये इसके प्रदत्त अवयव ये दिए गए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो अगर हमें A11 निकालें, क्वेश्चन किस समझना, क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था कि आई क्या होता है, I1, ये क्या होता है रो, और ये क्या होता है कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर रखो पहला रो पहला कॉलम, आई किससे दर्शाता है, रो को, जे किससे दर्शाता है, कॉलम को, आई किसे, रो को, जे किसे, कॉलम को। तो यहाँ पर रखना A11, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख दिया, तो 1/2 यहाँ हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। आई की जगह क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई की जगह 1 है और जे की जगह भी 1 है। तो क्या हो जाएगा बताओ,
ये शायद आपको मॉडुलस में दिया गया है, ये ब्रैकेट जो दिया गया ये आपको मॉडुलस में दिया गया है, ठीक है, इसे आप मॉडुलस में कर लेना, मॉड में दिया गया है ये हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा -2, और -2 मॉड में है तो मॉड से निकलेगा तो +2 हो जाएगा। तो मॉड हटा करके अगर आप केवल और केवल मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, A11 की वैल्यू 1 आई, ठीक है। मैं अगर बात करूं A12 की, मतलब I की जगह 1 रहेगा, J की जगह 2 रहेगा, तो 1/2 आप लिखें, I की जगह 1, J की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 3 इंटू में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 में से 1 जाएगा -5, रूट में है बाहर आएगा तो 5/2, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं कि A12 हो गया, A21 की बात करते हैं, A21, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि I की जगह क्या हो जाएगा 2, J की जगह 1, तो 3 इंटू में 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1 होगा लेकिन मॉड लगा है तो 1 इंटू में 1 1, 1/2, ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ें आप समझ पाए। A22 निकालते हैं, दूसरा रो दूसरे कॉलम पे आते हैं, तो 1/2 आपको दिया गया है, I की जगह भी 2 रखेंगे, -3 इंटू में 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 1/2, 2 माइनस का 6, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4, लेकिन 4 मॉडुलस मतलब माइनस का 4 मॉडुलस में है तो 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं A, तीसरे रो पहले कॉलम पे आते हैं, तो 1/2 आपका होगा, I की जगह कितना है 3 लिखते हैं, J की जगह कितना है 1, तो 3 × 1, तो कितना होगा बताओ 0, यही तो आएगा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाए कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तीसरे रो दूसरे कॉलम की A32 की, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। I की जगह 3 माइनस का 3 इंटू में 2, J की जगह 2 रख दिया गया, तो 1/2, 3 माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता चल गए। इससे आपको सारे एलिमेंट पता चल गए, क्या पता चल गए, एलिमेंट पता चल गए। अब जहाँ जो देखो A11 की जगह क्या है 2, 1 है, 1 रखो, A12 की जगह क्या है 5/2 है, 5/2 रख दो, कोई बात नहीं। A21 की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखो। A22 की जगह क्या है 2 है, 2 रख दिया गया। A31 की जगह क्या है 0 है, 0 रख दिया गया। A32 की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 रख दिया गया, ठीक है। तो यही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब इसके क्या हो जाएंगे एलिमेंट हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। देखना दोस्तों क्वेश्चन है क्या, आप व्यू, ठीक है, स्क्रीन पर इंग्लिश मीडियम वालों को दिख रहा होगा। कहता है आप व्यू A = एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है। उसमें कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए, एक मैट्रिक्स दे दिया गया, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहता है अवयव की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ। फिर कहता है अवयवों की संख्या, ठीक है। फिर कहता है अवयव एलिमेंट दिए गए हैं, जो A113 के मतलब एलिमेंट क्या है, A21 का एलिमेंट क्या है, A33 का एलिमेंट क्या है, A24 और A23 का, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको कैसे, मैंने अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, वो आप ज़रूर देखें, ठीक है मेरे भाई। सभी चीज़ें वेल डिफाइंड है, इंग्लिश हिंदी बोथ में बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहता है कि अवयवों की संख्या मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैंने आपको कहा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हो गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, तो मेरे भाई बताओ नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, तो 3 लिख लेना है। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, तो 3 × 4, यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कहता है अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या मैंने आपसे कहा था कि यही चीज़ होता है अवयव की कोटि, जैसे 3 × 4 का है, ठीक है मेरे भाई, तो ये तो अवयव की कोट होगी। लेकिन अगर आप इसका प्रोडक्ट ले लेंगे कि इस मतलब इस अवयव में कितने एलिमेंट हैं आपके, तो इसका प्रोडक्ट लो, मतलब 3 × 4 = 12,
3 4 जा 12, तो 12 एलिमेंट टोटल इस व्यू में हैं, इस मैट्रिक्स में हैं। गिन कर आप देख सकते हैं 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 एलिमेंट हो गए इस मैट्रिक्स में। ठीक है मेरे भाई, कहता है कि अवयव एलिमेंट जो हैं A13 के स्थान पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो A13 कौन होगा, पहला रो। देखो A13 का मतलब क्या होता है, पहला रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहला रो तो यही होगा आपका, पहला रो यही होगा, तीसरा कॉलम कौन सा होगा, ये तीसरा कॉलम ये, तो ये हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा आपका 19। ठीक है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें। कहता है A21, तो इसका आंसर होगा 35। कैसे देखना मेरे भाई, देखने वाली बात। कहता है A21, ठीक है, मतलब दूसरा रो यही हो जाएगा, पहला कॉलम कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है 35, तो 35 आपका आंसर होगा। ठीक है, A33 कहता है तीसरा रो और तीसरा कॉलम बताओ। ठीक है जी, देखने वाली बात कि तीसरा रो कौन सा होगा, यही होगा, तीसरा रो यही होगा और तीसरा कॉलम भी यही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहाँ पर कट करें, देखो -5, तो -5 हो जाएगा। फिर कहता है A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, देखो दूसरा रो यही हो जाएगा, दूसरा रो ये होगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट कहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 12, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 12। कहता है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो यही होगा, तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, कहाँ पर कट करेगा, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। केवल और केवल कहा गया था कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ, एलिमेंट मतलब एलिमेंट की संख्या, अवयवों के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फिर कहता है अवयव, इन सभी का क्या बताना था, वैल्यू बताना था। तो आप इसको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। देखना दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ठीक है, कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हैं। ठीक है, कहता है इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, मतलब इसमें ये नहीं पता है कि आपको मतलब इसके कोटि क्या क्या हो सकती है, मतलब अगर किसी को एलिमेंट में 24 अवयव अगर आपको दे दिए जाएँ तो उससे कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया। उसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया, यदि इसमें 13 अवयव हों, ठीक है, एक मैट्रिक्स उसी में और दे दिया गया 13, तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। ठीक है, देखना, अगर 24 अवयव वाले बात करें, ठीक है, अगर क्या एलिमेंट 24 की बात करें, एलिमेंट 24 की बात करें, तो मैंने आपसे कहा था पहले इसका गुणनखंड बनाओ, मतलब फैक्टर बनाओ कि कितने फैक्टर 24 के बन सकते हैं। ठीक है, एक आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणा में 24, ये भी फैक्टर है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 गुणा में 1, तो 1 गुणे में 24 हो जाएगा आपका। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 12, 12 दूनाई 24। इसके बाद एक आपका हो जाएगा 12 गुणे में 2, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक आपका होगा 6 इंटू में 4, एक आपका होगा 4 इंटू में 6, 24 ही आएगा। क्या और कुछ बन सकता है बताओ, क्या और कोई फैक्टर इसका बन सकता है। ठीक है, इसमें और एक बढ़ सकता है 8 इंटू में 3, ये भी 24 होगा, या 3 इंटू में 8, ये भी आपका क्या होगा 24 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, किसके 24 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है मेरे भाई, इसमें इसको मैंने आपको वेल डिफाइंड किया था अगले वीडियो में। मतलब कि क्या है कि अगर एक रो हो, ठीक है, एक रो 24 कॉलम भी बन सकता है, 24 रो एक कॉलम भी बन सकता है, 2 रो 12 कॉलम, 12 कॉलम मतलब 12 रो एक कॉलम, इस तरह से बन सकते हैं आपके। ठीक है, क्या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वही आपको यहाँ पर क्या बताना है, मतलब कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट के। आप समझ पाए, देखो 13 वाला देखते हैं, इसमें कहा गया 13 एलिमेंट। ठीक है, तो 13 का देखते हैं, 13 का देखेंगे तो 13 का केवल 1 गुणे में 13 और 13 गुणे में 1। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, या तो 1 रो होगा या 13 कॉलम होगा, या 13 रो होगा या 1 कॉलम होगा। ठीक है मेरे भाई, इससे ज़्यादा आपके नहीं बन सकते। तो ये हो गए 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर, और ये हो गया आपका 24 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है मेरे भाई, इसी में एक क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी प्रोसेस से दिया गया है, केवल और केवल आपको उसमें चेंज किया गया 18 और 5। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 18 दे दिया गया है,
यहाँ पर क्या दे दिया गया है 18 और यहाँ पर आपको दे दिया गया है मेरे भाई 5, ठीक है, ये दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ठीक है। अगर 18 एलिमेंट के लिए देखेंगे कोई नई बात नहीं है। 18 के लिए क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 18 हो जाएगा, 18 गुणे में 1 हो जाएगा, फिर 2 गुणे में 9 हो जाएगा, 9 गुणे में 2 हो जाएगा। क्या और बनेगा 6, हाँ 6 इंटू में 3 और 3 इंटू में 6। इससे ज़्यादा और कोई बन पाएगा बताओ? इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता कोई बन पाएगा आपका। अब मेरे भाई अगर हम एलिमेंट 5 के लिए बात करें, एलिमेंट 5 के लिए अगर हम बात करें तो ये तो एक क्या हो जाएगा 1 इंटू में 5 या 5 इंटू में 1। और कोई इसके बन पाएंगे पॉसिबल ऑर्डर? नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इजी से सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक्सरसाइज बहुत ही आसान सा है, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, ठीक है। इसी पे 3 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। क्या कहता है, एक 2x2 अवयव का एक मतलब रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव मतलब ये आपके क्वेश्चन दिए गए। इसी क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था। करना क्या है, देखो कहता है कि एक 2x2 का अवयव की रचना कीजिए। हमको ये नहीं पता कि उसके एलिमेंट क्या हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं ना कि एक जनरल फॉर्म हम जानते हैं। अगर हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना, मैट्रिक्स, हमको नहीं पता उसके एलिमेंट क्या हैं, तो हम मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू A11 होगा, A12, A21, A22 मान लेते हैं ये हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है मेरे भाई। 2x2 का ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हमें केवल क्या पता है A इज इक्वल्स टू AIJ की रचना कीजिए, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर मैं एक बात करूं, मैंने आपसे कहा था I क्या होता है, I1 रो होता है, J क्या होता है, J1 कॉलम होता है, ठीक है, ith रो jth कॉलम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की, पहले की बात करें, मैं अगर एक बता दूंगा 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो समझो, अगर मैं इसमें पहला रो मतलब पहला रो पहला कॉलम लूँ, I की जगह 1, J की जगह 1, ठीक है, यही तो मैंने रखा, I की जगह 1, J की जगह 1, तो यहाँ भी वही होगा 1 प्लस का 1। अगर मैं इसका स्क्वायर बाई में 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 इक्वल कितना आ जाएगा 2। मतलब हमें A11 की वैल्यू पता चल गई कितना, 2। यहाँ पर 2 हम रख सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अभी हमें क्या करना है, A12 की भी वैल्यू निकालेंगे। अब क्या हो गया, I की जगह 1 हो गया, J की जगह 2 हो गया, कोई बात नहीं। I की जगह 1 रखते हैं, J की जगह 2 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और बाई में 2 कर देते हैं। देखो 2 1 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9/2 आपका हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हम आती है बारी A21 की। अगर A21 इसका मतलब क्या हो गया कि I की जगह 2 और J की जगह 1, तो यहाँ पर 2 प्लस का 1 का स्क्वायर बाई में 2, सेम वही आ गया 9/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ A22, I की जगह 2, J की भी जगह 2, इसका स्क्वायर करके बाई में 2 करना है, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8 आ गया। हमको ये मैट्रिक्स पता चल गई। वो मैट्रिक्स क्या थी, उसके एलिमेंट क्या थे, देखना एलिमेंट क्या थे उसके, हमें पता चल गया। A11 की वैल्यू कितनी आई, 2, हम 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखना A12 की वैल्यू कितनी आई, 9/2 लिख सकते हैं। A21 की वैल्यू कितनी आई, 9/2, ये भी 9/2 लिख सकते हैं। A22 की वैल्यू कितनी आई, दूसरे रो दूसरे कॉलम की 8। तो मेरे भाई वो मैट्रिक्स आपकी यही है, ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये आपका कौन सा, पहला वाला हो गया। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की, चलो ये आप नोट डाउन कर लें, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इसी में मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ। कहता है AIJ, अगर मैं A की जगह 1 और J की जगह 1 रखता हूँ तो इसके यहाँ भी 1/1 होगा, मतलब 1/1, इसका मतलब क्या हो गया 1। अगर मैं I की जगह 1 और J की जगह 2, A12 अगर यहाँ पर कर दूँ तो ऊपर 1 नीचे 2, कितना आ गया 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की जगह 2 और J की जगह 1, पलट गया आपकी 2/1, कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। 2 की बात करें तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया। तो हमें क्या पता चल गया, वो मैट्रिक्स पता चल गई कि A इज इक्वल्स टू क्या था आपका 1, हाफ और 2 और 1। तो वो मैट्रिक्स आपकी मेरे भाई ये थी, ठीक है।
इसी प्रकार से आप तीसरा वाला कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डू योरसेल्फ, ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। ये आपका क्या है, एक होमवर्क है, ठीक है मेरे भाई, खुद से ट्राई करना। देखना दोस्तों, कहता है कि 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब एक 3x4 ऑर्डर का एक आपको मैट्रिक्स बनाना है। इसके भी एलिमेंट आपको नहीं पता है, केवल और केवल दे दिया गया ए इज इक्वल्स टू AIJ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। करना क्या आपको कि एक 3x4 का एक क्या बनाना है, आपको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। कैसे, देखो एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x4 का, मतलब कि 3 रो हों और 4 कॉलम हों, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था वो भी 3x4 का था, लेकिन उसमें एलिमेंट पता थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मान लेते हैं ये A1 1 हो गया, A1 2 हो गया, A1 3 हो गया और A1 4 हो गया, ठीक है मेरे भाई। A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3 और A3 4, ठीक है मेरे भाई। क्या हो गया, 3x4 का बनेगा। कैसे, 3 रो और 4 कॉलम। देखो 1 2 3, 3 रो हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, ठीक है मेरे भाई। देखो अब करना क्या, इसमें क्वेश्चन पे आना। क्या है, AIJ दिया गया हाफ, मॉडुलस में है, ये मॉडुलस में है, ठीक है, माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है। अगर हम बात करें A11 की, मतलब पहले रो पहले कॉलम की, तो क्या हो जाएगा, हाफ आधा होगा, मॉडुलस लगाए, आई की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का j, मतलब 1, कितना होगा बताओ, 1/2, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, हाफ, मॉडुलस में माइनस का 2, मॉडुलस से 2 बाहर आएगा, माइनस 2 बाहर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ गया आपका। हम बात करते हैं A12 के बारे में, तो 1/2 आपका होगा, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, मॉडुलस में है बाहर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, ये आपका 1 है, ठीक है। A13 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 आपका हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 3, तो देखना मेरे भाई 3 माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, तो A13 कितना आ गया, 0 आ गया। हम बात करें A14 के बारे में, 1/2 आपका हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 3 और प्लस का 4, तो 1 आएगा, तो 1/2 आपका A14 हो गया। अब हम आएंगे A21 पर, ठीक है, A21 तो 1/2 ही होगा, माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 5, मॉडुलस लगाए तो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस का। हम बात करते हैं A22 की, कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 2 कितना होगा, 1/2 होगा, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 मॉडुलस से बाहर आएगा, 4/2 मतलब 2 आएगा। हम बात करते हैं A23 के बारे में, कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 आपका रहेगा, 3 2 जा 6 प्लस का 3, माइनस का 3 मॉडुलस में तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब हम बात करते हैं A24 के बारे में, ठीक है, 1/2 आपका होगा, माइनस का 3 × 2 प्लस का 4 कितना आएगा बताओ, 1/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस का 6 प्लस का 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 बाहर आता है, मॉडुलस से प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, 1। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा कितना, 2 रो हो गए। अब तीसरे रो में आते हैं, यहाँ पर देखना, अगर हम बात करें A31 के बारे में, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा आपका, माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 1, 3 3 जा 9, 9 में से मतलब माइनस का 9 प्लस का 9 8 हो जाएगा, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो माइनस का 8 8 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया, ठीक है। A32 के बारे में, मतलब तीसरा रो दूसरे कॉलम की बात करते हैं, इस वाले एलिमेंट की, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 × 3 प्लस का 2
तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 7/2। A3 की बात करते हैं तो 1/2 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3, 3 3 या 9, 9 में से माइनस का 9 प्लस का 3, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा माइनस का 6 होगा, और माइनस का 6 से 2 से डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं A34 के बारे में तो 1/2 आपका होगा माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 4, 3 3 या 9, माइनस का 9 प्लस का 5, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5, बाहर आएगा तो हो जाएगा 5/2। हमें सारे एलिमेंट पता चल गए, ठीक है। अब हमको केवल और क्या करना है कि जो एलिमेंट था उसके प्लेस पे ये सब जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी उसको रख देना, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे। अगर A11 की बात करें तो 1 आया था, A12 की बात करें कितना आएगा, A12 की बात करें तो हाफ 1/2 आया था। बात करते हैं A13 के बारे में तो 0, A14 हाफ, A21 के बारे में 5/2, A22 कितना आया था आपका 2 आया था, A23 भी आपका 3/2 आया था, A24 आपका 1 आया था 4, A31 4, A32 7/2, A33 3 आया था और A34 आपका 5/2 आया था। तो मेरे भाई यही आपका क्या हो गया, वो मैट्रिक्स हो गया जो 3x4 के एलिमेंट हमको नहीं पता थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब देखना इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया है ये भी सेम इसी प्रोसेस से करना है, सभी एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सभी एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे, फिर वो एलिमेंट आपको कहाँ एक आप व्यू में रखना पड़ेगा जहाँ से जो आपने उठाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, निम्नलिखित के मतलब नेक्स्ट निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। देखो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम देखते हैं, देखना मेरे भाई पहला पार्ट है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 x 5, फिर इक्वल किधर मैट्रिक्स दिया गया है y z 1 5। समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें होता क्या है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो जिस स्थान पे है वही स्थान हम लेते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू ये नहीं है कि इस पे चली जाएंगी, नहीं, x जिस प्लेस पे है वही प्लेस वाली वैल्यू हम उठाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताओ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे पूछता है कि y की वैल्यू बताओ, तो y के स्थान पे अगर देखा जाए, y के स्थान पे देखा जाए तो कितना है 4 है, यहाँ y तो यहाँ 4, ठीक है मेरे भाई। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। गलती से भी आप ये मत कर देना कि y की जगह 3 लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे कहे कि z की वैल्यू बताओ तो z के स्थान पे z के प्लेस पे क्या है 3 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से होता है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, तो जिस प्लेस पे ये है वही प्लेस पे ये जो एलिमेंट रहेगा वही लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कहता है x + y। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि जिस प्लेस पे जो लिखा गया वही वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो x + y किसके स्थान पे 6 के, तो ठीक है x + y अभी आप लिख लें, बराबर किसके है 6 के बराबर में है, ठीक है। अभी क्या आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। फिर देखो यहाँ पर क्या कहता है कि 5 + z, 5 + z किसके बराबर है 5 के, तो 5 + z बराबर किसके है 5 के, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5 - का 5, ये 5 उधर जाएगा तो z बराबर कितना आएगा आपका 0, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू तो काम खत्म, z की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें x + y बराबर 6 दिया गया है और कहता है कि x y बराबर 8, क्या कहता है x y जो दिया गया है वो 8 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करना, इसे आसान सा तरीका यहाँ से देखते हैं। अगर हम क्या कर दें कि यहाँ से अगर मान लो हम x की वैल्यू फाइंड करनी चाहें पहले इक्वेशन से, तो x बराबर क्या होगा 6 - का y, ये आप कर सकते हैं 6 - का y।
x की वैल्यू यहाँ पर रखो। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 6 माइनस का y और इंटू में y बराबर कितना 8, ठीक है। 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर किसके 8 के। वाई स्क्वायर को भी उधर लेकर जाओ, 6y को भी उधर लेकर जाएंगे तो देखना मेरे भाई क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 8, ठीक है। ऐसा फैक्टर बनाओ जो क्या हो जाए 6 हो जाए। देखो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8। कहता था कि 6 का ऐसा मतलब 8 का ऐसा फैक्टर करो कि कुछ भी करने पर क्या आए, 8 का ऐसा फैक्टर करो कि कुछ भी करने पर 6 आए। तो हमने क्या कर दिया कि 8 का 4 दूना ही 8। अगर हम दोनों को घटाएंगे, ठीक है, मतलब माइनस का सिंबल लगा के अगर करेंगे तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। फैक्टर आपको आता होगा, ठीक है। y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा। तो y माइनस का 4 इक्वल आ गया y माइनस 2 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 4 और 2, y की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो y की अगर 2 वैल्यू आई हैं तो 2 वैल्यू x की भी आएगी, क्योंकि एक बार हम x वाला रखेंगे, मतलब एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम y इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर हम 4 लेते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर हम 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। y बराबर 4 लेने पर x की वैल्यू 2। अगर हम y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर यहाँ 2 लेंगे, 2 रखेंगे तो 6 में से 2 जाए कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है जी। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ले लें, फिर कहता है x प्लस जेड बराबर कितना 5, फिर कहता है y प्लस जेड बराबर कितना 7। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर निकालना है एक्स वाई जेड का, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। अगर हम क्या कर दें कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। क्या कर दें, फर्स्ट माइनस का सेकेंड। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 है, x प्लस का z बराबर कितना है 5 है। माइनस करो, अगर माइनस कर दें तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, केवल केवल बचा आपका y, तो इसमें से भी माइनस होगा, 9 में से 5 जाएगा 4। चलो y की वैल्यू आपको पता चल गई। अगर y की वैल्यू पता चल गई तो पुट इन अगर हम थर्ड में रख दें, पुट इन थर्ड में अगर तीसरे में रख दें तो हमको z की वैल्यू पता चल जाएगी, कोई बात नहीं। क्या देखो यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस का z बराबर कितना 7, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस का 4 3। y और z की वैल्यू पता चल गई। और इक्वेशन नंबर 1 में मतलब एक्स वाई पुट इन फर्स्ट में, ठीक है। x को ऐसे ही लिख लो, y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 9, 4 3 7, 9 माइनस का 7 कितना 7 2 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। ये भी आया है लेकिन ये कम आया, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था कि x की वैल्यू तुरंत निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण एक दिया गया, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको केवल और केवल सॉल्व करना है क्वेश्चन बना के, ठीक है। कहता है ABCD का मान ज्ञात करो। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो प्लेस पे जो आप उठाएं वही, ठीक है। a माइनस का भी किसके इक्वल होगा माइनस का 1 के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है मेरे भाई। फिर आपको कहता है 2a माइनस का c, ठीक है। देखो यहाँ पर 2a माइनस का c किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। एक बार लिख लें, 2a प्लस का c किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। 2a माइनस का भी अगर मैं आपसे पूछूं किसके बराबर 0 के। 3c माइनस का d बराबर किसके होगा 13 के। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ऐसा देखो कौन सा इक्वेशन आपको इजी वे में सॉल्व करा देगा। अगर मैं बात करता हूँ किस इक्वेशन की मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर आओ इक्वेशन नंबर किस वाले में, फर्स्ट में। अगर हम फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कराकर, 2 का मल्टीप्लाई करा के देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2
1 और 3 में हम क्या, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a माइनस का b बराबर माइनस का 1 दिया गया, ठीक है। फिर कहता है 2a माइनस का b बराबर 0, ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल में होता है कि नहीं होता? जो यहाँ पर रहेगा वहाँ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जो ये कोफिशिएंट यहाँ पर उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा 2a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a माइनस का b बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या कराता हूँ, माइनस कराता हूँ, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस, मतलब माइनस का 2b प्लस का b, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो v की वैल्यू मेरे भाई आपकी आ गई 2, v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अगर v की वैल्यू आपको 2 मिल गई तो आप यहाँ पर अगर रख दें, ठीक है, चाहे आप इस इक्वेशन में रखें चाहे आप यहाँ पर रखें, दोनों बात सेम ही है, ठीक है मेरे भाई। देखना a माइनस का b है बराबर माइनस का 1 है, ठीक है। अगर हम a माइनस b की जगह कितना 2 बराबर कितना माइनस का 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई आपका 1, a1 आ गया। तो अगर a1 आ गया तो समीकरण नंबर 2 में देखो आ जाएगा c की वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का c बराबर 5, तो कितना c बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब बताओ c बराबर अगर 3 आ गया, चलो d में रखो, तो 3 इंटू में 3 माइनस का d बराबर 13, तो माइनस का d बराबर 13 माइनस का 9, तो d बराबर 9 4 13, मतलब माइनस का 4। तो a b c d तीनों की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, ठीक है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पर 3c प्लस का d दे दिया गया है। अगर यहाँ पर प्लस दे दिया गया है तो यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होगा, माइनस का d होगा तो वहाँ पर माइनस का 4 आएगा, अगर यहाँ पर प्लस का d होगा तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, क्या कह रहा है कि एक aij m क्रॉस n का एक वर्ग ऑब्यू है। इस बात को समझना, क्या कह गया है, वर्ग ऑब्यू है। तो आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, m लेसर देन n, m इज़ ग्रेटर देन n, m इज इक्वल्स टू n, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो होता क्या है, जब आपको वर्ग ऑब्यू दिया जाए, वर्ग ऑब्यू आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं, क्या कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, वर्ग ऑब्यू कहलाता है। तो इस इक्वेशन में आपको क्या मतलब, m बराबर n, जब कभी भी आपको m बराबर n मिल जाए तो वो वर्ग ऑब्यू होगा, मतलब आंसर क्या होगा, c होगा, क्योंकि ये वर्ग ऑब्यू था। और वर्ग ऑब्यू में आपको सब दिखाई देता है कि m बराबर n, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर हो, ठीक है मेरे भाई। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए ऑब्यवों के निम्न युग्म समान हैं, ठीक है मेरे भाई। कहता है कि इस ऑब्यू से आपको x y की वैल्यू निकालो, जो x बराबर माइनस का 3 और y बराबर 7, ये युग्म जो दिए गए हैं आपको, कौन सा युग्म इसमें समान है, ठीक है मेरे भाई। देखो चेक करते हैं, 3x प्लस का 7 अगर हम बराबर 0, हमने क्या कहा था, जो एलिमेंट जहाँ से लेंगे उसी के स्थान पर, ये 0 वाला, ठीक है। 3x प्लस का 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, -7/3, x की वैल्यू -7/3, ठीक है, माइनस का 7/3। अब बात करते हैं, एक x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी x की वैल्यू -7/3 नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है, -2 - 3x बराबर 8, ठीक है।
देखते हैं। 2 माइनस का 3x बराबर 8 अगर दिया गया है तो माइनस का 3x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2 माइनस का 3x बराबर कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। आप देख रहे हैं कि एक ही मैट्रिक्स में x के दो मान आ रहे हैं, एक x की वैल्यू माइनस का 7/3, एक x की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, पहली बात तो ये कि एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मान लो क्वाड्रेटिक होगा मतलब x स्क्वायर होगा तो मान लो x की मतलब अगर 4 है तो प्लस माइनस 2 इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है, लेकिन x के एक ही मैट्रिक्स में x के दो डिफरेंट मान कभी नहीं आ सकते। ये बात आप समझ रही मेरे भाई। और वो भी माइनस का 7/3 यहाँ पर माइनस का 2 है। तो पहली बात तो एक मैट्रिक्स में दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती। और दूसरी बात कि x की जो वैल्यू है कहीं भी ना तो माइनस का 7/3 दिख रहा है, देखो माइनस का 7/3 माइनस का 7/3 कहीं नहीं, ना तो माइनस का 2 कहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज्ञात करना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मैट्रिक्स में ना 2x के दो वैल्यूज आना सब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट की 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हैं। ठीक है, जब आपको मिल जाए कि 3x3 के अवयव में अगर उसके 3 या मतलब प्रविष्ट जिसकी प्रविष्ट 0 या 1 है तो उसके मतलब कुल कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वो आपका होगा आंसर नंबर डी, 512 अवयव ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जिनकी प्रविष्ट 0 या 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये हो गया आपका होल एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन।